जय हिंद दोस्तों। तो हम इससे पहले की क्लास में पढ़ लिए थे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, अस्थाई चुंबक। तो अस्थाई चुंबक वाला जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल PMMC टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, तो उसमें हम पूरी चीज़ देख लिए थे। उसके कार्य सिद्धांत को देखा था, उसके लाभ को देखा था, उसके हानि को देखा था। उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जो उसमें त्रुटियां है, एरर। तो उन एरर के बारे में हम देखेंगे और फिर हम नया इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। तो हम उसके एरर को समझते हैं कि क्या उसमें एरर होते हैं, क्या त्रुटियां होती हैं इस यंत्र में। तो यहाँ पास लिखें हम PMMC यंत्र में त्रुटियां। तो PMMC यंत्र में जो एरर होते हैं, त्रुटि होती है, वो क्या क्या होती है इसमें। तो इस यंत्र में जो सबसे पहले त्रुटि होगी तो वो होगी एजिंग प्रभाव। तो एजिंग प्रभाव क्या होता है? तो इसमें हमने जो स्प्रिंग का यूज किया है, तो वह स्प्रिंग कुछ दिन बाद, इतना जल्दी नहीं, कुछ समय पश्चात, वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, मतलब ज़्यादा टाइम जब व्यतीत हो जाएगा, तो उसमें जो स्प्रिंग जिस अपने कंडीशन से पूर्व स्थिति में आ रही है, जिस पावर से, जिस ताकत से उसको पूर्व स्थिति आने में टाइम लगेगा, तो उसमें क्या होगी? त्रुटि होगी। वह किस वजह से होता है? उसमें मैं स्प्रिंग जब पढ़ाया था तो बताया था कि स्प्रिंग जो होती है तो फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। वह एक चालक मटेरियल होता है, उसमें से हम धारा प्रवाहित करते हैं और दूसरी चीज़, उससे हम कंट्रोल को, वहाँ पास कंट्रोलिंग का भी काम लेते हैं। तो जब धारा प्रवाहित होगी तो उसमें से धारा कभी ज़्यादा जब प्रवाहित हुई तो उसमें I²R मतलब हीट होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। और फिर जब कम धारा प्रवाहित हुई तो उसमें वह ठंडी होगी, या फिर जब यंत्र हमारा बंद हो जाएगा तो ठंडा और गर्म होने की वजह से उसमें भंगुरता, ब्रिटल का गुण, उसमें ब्रिटल आ जाएगा, भंगुरता आ जाएगी। तो इससे स्प्रिंग खराब हो जाएगी। तो उसमें हम कहेंगे कि ऐसे में उसका उम्र जो है तो कम हो जाएगी। तो उसको हम एजिंग प्रभाव बोलेंगे, एजिंग इफेक्ट बोलेंगे। तो ये स्प्रिंग की इसमें कमी हो गई, खराबी हो गई। दूसरी चीज़ इसमें कि जो मैग्नेट हम लगाए हैं, तो उस मैग्नेट को भी जो हमने उसमें उसकी पावर सामर्थ्य दिए हैं, उसको चुंबक बनाए हैं, तो उसके चुंबक की भी जो सामर्थ्य है वो कुछ दिन बाद, मतलब कुछ वर्षों बाद, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसमें यह मैग्नेट की भी कमी है। जो उसमें मैग्नेट में बताया था 0.1 वेबर से 1.2 वेबर के सामर्थ्य का उसमें मैग्नेट लगाए होते हैं, तो उस मैग्नेट में भी यह त्रुटि हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ इसमें यह है कि जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, तो इसमें होता है जो, यदि हम वोल्ट मीटर बनाते हैं, इस यंत्र से हम वोल्ट मीटर, अमीटर दोनों को हम बना सकते हैं। यदि हम वोल्ट मीटर को बनाते हैं तो वोल्ट मीटर में जब बनाएंगे तो उसमें जो होती है दाब कॉइल, PC प्रेशर कॉइल होती है, जो कि उसमें हम वोल्ट मीटर को क्या करते हैं? सीधे ही समांतर में जोड़ते हैं। तो समांतर में जोड़ते हैं तो उसकी जो PC प्रेशर कॉइल होती है, उस प्रेशर कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है वह हाई होता है, उच्च होता है। आदर्श कंडीशन में देखें तो वह अनंत होता है। तो उस उच्च प्रतिरोध के होने की वजह से उसमें क्या होगी? धारा जो है तो निम्न प्रवाहित होगी। यदि वोल्ट मीटर के जो प्रतिरोध है, जो उसका PC कॉइल है, कुंडली है, तो उसके तापमान उसमें उसके संपर्क में आता है। तापमान तो कंडक्टर का गुण ही होता है कि तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। तो उसमें होगा क्या? फिर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम प्रवाहित होगी। धारा कम प्रवाहित होगी तो इससे हमारी त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। तो उसमें हम देखेंगे कि जो PMC यंत्र होता है तो उसमें त्रुटियां होती है। तो पहला जो त्रुटि होती है तो उसमें तापक्रम त्रुटि होती है। कौन सी त्रुटि होती है? तापक्रम त्रुटि होती है। तो तापक्रम त्रुटि को हम समझते हैं।
तो इसमें तापक्रम त्रुटि, टेम्परेचर एरर। तो इसमें तापक्रम त्रुटि क्या होती है, तो मैंने बताया कि वोल्ट मीटर को हम कैसे जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर हो गया। वोल्ट मीटर को सीधे ही हम समांतर में जोड़ते हैं। समांतर में जब जोड़ेंगे तो इसमें यदि हम इसका प्रतिरोध जो होता है तो मेगा में ले लेते हैं, या तो इसका जो आदर्श कंडीशन होता है वो अनंत होता है, इसका प्रतिरोध अनंत होगा। तो इसके प्रतिरोध में जब हम क्या करेंगे, ये चालक है, चालक में जब इसके संपर्क में ताप आएगा तो तापक्रम में वृद्धि होगी। जब तापक्रम में वृद्धि होगी तो फिर इसके प्रतिरोध में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि कंडक्टर का यही गुण होता है, जब उसके टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो उसके प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी। प्रतिरोध में वृद्धि होगी तो धारा कम प्रवाहित होगी। जब प्रतिरोध में वृद्धि होगी तो धारा क्या होगी, कम प्रवाहित होगी। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी। जब धारा कम होगी तो उसमें फिर त्रुटि आएगी, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पास तापक्रम त्रुटि, जो तापक्रम की वजह से इसमें त्रुटि आ रही है। तो तापक्रम की त्रुटि को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तापक्रम की त्रुटि को हम समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, इसके श्रेणी क्रम में हम एक वायर को जोड़ते हैं। तो इसके श्रेणी क्रम में हम एक वायर को जोड़ देंगे। इसके श्रेणी क्रम में जो हमने वायर जोड़ा, इस वायर को हम क्या बोलेंगे, इस वायर का जो वैल्यू होता है वह उच्च प्रतिरोध का वायर होता है। और यह जो वायर है तो शून्य ताप गुणांक का होगा। कैसा होगा, शून्य ताप गुणांक का यह वायर होता है। मतलब इस वायर पे, ये जो हमने वायर जोड़ा है, इस वायर पे तापक्रम बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शून्य प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव भी कितना पड़ता है, मैंने बताया था 5 × 10⁵ तो इसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम बोलते हैं शून्य ताप गुणांक वायर। तो हम इसके श्रेणी क्रम में जो वायर को जोड़ा हमने, तो इस वायर का क्या हम नाम देंगे। चूँकि इसका हम नाम नहीं देते अभी, तो और कहीं हम इंस्ट्रूमेंट में यदि श्रेणी क्रम में वायर को इसी वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में हम जोड़ देंगे तो वहाँ पास उसका काम अलग होगा और यहाँ पास इसका काम अलग है। तो फिर हम नाम नहीं देंगे, तो फिर हमको उस वायर के कार्य को समझने में हमको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पास इसका हम नाम देते हैं भाई कि इस वायर को जब हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पास मैग्नीन वायर का हमने यूज किया है। किसका, मैग्नीन तार का यूज किया है। जो मैग्नीन तार होता है, यदि तापक्रम को हम यहाँ पास नियंत्रित करने के लिए यदि जोड़ते हैं तो इसका हम जो नाम देते हैं उसको हम बोलेंगे स्वैम्प वायर। क्या बोलेंगे इसको हम, स्वैम्प रेजिस्टेंस। तो यदि हम टेम्परेचर को यहाँ पास कम करने के लिए जिस प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं उस प्रतिरोध को बोलेंगे हम स्वैम्प प्रतिरोध, स्वैम्प रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसी प्रकार से इसको आपको ध्यान रखना है, इसलिए क्योंकि अभी हम आगे चल के इसी मैग्नीन वायर को हम इसी वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ने वाले हैं और उसका हम नाम दूसरा कुछ देंगे। तो यदि स्वैम्प वायर के नाम को लेता है तो आपको सीधे ही फोकस करना है कि वो तापक्रम त्रुटि के बारे में चर्चा किया है, तापक्रम त्रुटि के बारे में चर्चा किया है। तो यहाँ पास ऐसे करने से क्या होगा, ये जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर के जो कॉपर वायर को हमने लगाया, इस कॉपर वायर की जो प्रतिरोध होगा उसको हम निम्न रख देंगे और निम्न प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में ही हम उच्च प्रतिरोध को हम मैग्नीन वायर को लगा देंगे। जो मैग्नीन वायर शून्य ताप गुणांक वाला एक वायर होता है। तो इससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर वहाँ पास त्रुटि नहीं होगी, टेम्परेचर त्रुटि नहीं होगी। तो जो हम श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में टेम्परेचर को कम करने के लिए हम वायर का यूज करते हैं, उसको हम स्वैम्प रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि इस वोल्ट, हाँ ये चीज़ आपको बताया था त्रुटि में कि इसमें एजिंग प्रभाव होता है, एजिंग प्रभाव होता है, इसके स्प्रिंग में एजिंग प्रभाव होता है।
इसके मैग्नेट में एजिंग प्रभाव होता है, स्प्रिंग में और मैग्नेट में इसके एजिंग प्रभाव होता है, तो ये भी इसके त्रुटि में आता है। अब हम वोल्ट मीटर से क्या करेंगे, अमीटर में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पास वोल्ट मीटर और अमीटर को हम बनाएंगे। वोल्ट मीटर अमीटर को हम इसको बनाएंगे तो इससे हम क्या करेंगे, जो हम गैल्वेनोमीटर था उससे हमने करंट को मापा था, लेकिन अल्प मात्रा में जो माइक्रो एम्पियर में करंट होती है उस करंट को हम मापने में वहाँ पास सक्षम थे, कैपेबल थे। लेकिन अब हम उससे क्या किए थे, एक शंट प्रतिरोध जोड़कर उसके समांतर क्रम में, अमीटर के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध जोड़कर उस यंत्र का जो परास है, रेंज है, उसको हमने बढ़ाया था। तो उससे हम क्या कर पाए थे, ज़्यादा करंट को मेजर कर पाए थे। तो उसको हम अब देखेंगे कि उसके परास को, अमीटर हो गया तो उसके परास को हम कैसे बढ़ाते हैं। तो अमीटर के परास को हम यहाँ पास बढ़ाएंगे। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा अमीटर के परास को, परास यानी रेंज, बढ़ाना। तो अमीटर के परास को हम बढ़ाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अमीटर श्रेणी क्रम में लगाते हैं, आप सभी को पता है। तो ये हो गया अमीटर, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। धारा अभी कैसे प्रवाहित होगी, कम मात्रा में प्रवाहित होगी। तो इसके लिए हम ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित करने के लिए क्या करेंगे, इसके हम समांतर क्रम में हम यहाँ पास प्रतिरोध को जोड़ देंगे। ये जो प्रतिरोध होगा तो वो कैसा प्रतिरोध होगा, मैं बताया था कि यहाँ पास जो प्रतिरोध होता है उससे भी कम वैल्यू के यहाँ पास प्रतिरोध होता है। तो इसको हम बोलेंगे निम्न वैल्यू का यह प्रतिरोध है। कैसा है, निम्न वैल्यू का प्रतिरोध है। तो इसको हम बोलेंगे निम्न वैल्यू का प्रतिरोध, निम्न मान का। यह कैसा है, निम्न मान का है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस। तो इसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस प्रतिरोध को हम क्या बोलेंगे, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही थी आई, वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो I1 में, I1 को या फिर I आप बोलते हैं अमीटर को, या फिर एक दूसरे में डिवाइड हो जाएगी यहाँ पास ISH में, I शंट में। तो दो भागों में डिवाइड हो गई। तो इससे हम ज़्यादा करंट को मेजर कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके परास को क्या किए, बढ़ा दिए। अमीटर के हम परास को बढ़ा दिए। तो अमीटर के परास को हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, शंट प्रतिरोध का यूज़ करते हैं। यह चीज़ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके समांतर क्रम में हमने शंट प्रतिरोध का यूज़ किया। अब हम वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाते हैं, वोल्ट मीटर के परास को बढ़ाते हैं। तो अमीटर के परास को हमने बढ़ा लिया। अब वोल्ट मीटर के परास को हम बढ़ाएंगे। इसमें देखते हैं कि हम क्या करते हैं। तो वोल्ट मीटर के परास यानी रेंज को बढ़ाना। तो यहाँ पास वोल्ट मीटर के परास को, रेंज को हम बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वोल्ट मीटर को बनाएंगे। वोल्ट मीटर को सीधे ही हम समांतर में जोड़ते हैं और समांतर में जोड़कर क्या करते हैं, यहाँ पास हम समांतर में जोड़ते हैं। अब इसके परास को बढ़ाने के लिए मैं बताया था, इससे पहले भी बता चुका था, इसके समांतर में जोड़ दिए। अब इसके परास को बढ़ाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में हम उच्च मान के प्रतिरोध को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जो यहाँ उच्च मान का प्रतिरोध होगा, उच्च मान का प्रतिरोध, तो ये जो उच्च मान का प्रतिरोध होता है, और दूसरा चीज़ यह शून्य ताप गुणांक का, शून्य ताप गुणांक वाला यह मटेरियल होता है, कंडक्टर होता है। तो इसका हमने क्या नाम दिया था, यदि उच्च मान का प्रतिरोध है और वह शून्य ताप गुणांक का प्रतिरोध है, तो उसका नाम अभी मैंने बताया था, उसका हम नाम देंगे मैग्नीन। तो उसका नाम हम मैग्नीन देंगे। यह मैग्नीन चालक होता है। अब आप बोलेंगे फिर यह मैग्नीन चालक होता है, तब तो इसका हम नाम स्वयं
रेजिस्टेंस दे देंगे तो यहाँ पास बिल्कुल आप गलत करेंगे ऐसा कर देंगे तो। क्योंकि स्वयं रेजिस्टेंस का हम यूज़ कहाँ करेंगे, टेम्परेचर की बात आई तब हम यहाँ पास करेंगे स्वयं रेजिस्टेंस का यूज। तो यहाँ पास हम स्वयं रेजिस्टेंस का नाम नहीं देंगे, यहाँ पास इसका हम नाम दूसरा देंगे, क्योंकि हम रेंज को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसी वायर को, तो इसका नाम हम यहाँ पास दूसरा देंगे। तो फिर क्या नाम देंगे, तो यहाँ पास हम मल्टीप्लायर वायर इसका नाम देंगे। तो मल्टीप्लायर वायर काहे के लिए यूज करते हैं उसके रेंज को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पास हम मल्टीप्लायर वायर या तार, तो मल्टीप्लायर यहाँ पास वायर का हम यूज करेंगे, तो इसको मल्टीप्लायर प्रतिरोध आप बोल दें तो अधिक सही रहेगा, रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, उच्च है। तो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का हम यूज करेंगे किस लिए, इसके वोल्टमीटर के रेंज को परास को बढ़ाने के लिए। तो इसके हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आप इसको इधर उधर मिस्टेक मत कीजिएगा कि हम अमीटर को कहाँ जोड़े थे और वोल्टमीटर को कहाँ जोड़े थे। यह जैसे इक्विपमेंट जोड़े जाते हैं लाइन में परिपथ में, जस्ट उसके अपोजिट यहाँ पास इन परास को बढ़ाने वाले जो हम वायर को जोड़ रहे हैं तो उसके अपोजिट होता है। तो अमीटर को हमेशा हम परिपथ के कहाँ जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो अमीटर के परिपथ को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसके परास को बढ़ाने वाले तार को हम कहाँ जोड़ेंगे, समांतर में जोड़ेंगे अमीटर के। और वोल्ट मीटर में हम कहाँ जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को परिपथ के हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन परास बढ़ाने वाले जो हम वायर को जोड़ रहे हैं अमीटर के साथ, वह उसके श्रेणी क्रम में होगा। ये छोटी छोटी बात है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हमने वोल्ट मीटर के और अमीटर के रेंज को बढ़ा लिया और उसका नाम भी हमने दे दिया और उसके नाम को आपने यहाँ पास देख लिया। इसके बाद अब हम दूसरा यंत्र देखते हैं। हमने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र को देख लिया। अब इसके बाद मैं दूसरा यंत्र जो बताया था तो वह बताया था आपको कि MI टाइप, यह MC टाइप हो गया। कैसा, मूविंग कॉइल हो गया। मूविंग, इसमें जो कॉइल है वो क्या करती है, मूविंग करती है। लेकिन अब हम देखेंगे MI टाइप। MI टाइप मतलब मूविंग करेगी, जो आयरन करेगी। तो MI यहाँ पास कर रही थी, जो PMC होता है उससे हम बनाते हैं। ठीक है, इतना आपको आ गया होगा समझ में। अब हम देखते हैं नया यंत्र, नया यहाँ पास इक्विपमेंट, नया यंत्र को देखेंगे। इन सारी चीज़ों की PDF आपको मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम में, LP टेक्नीशियन में। आप जाइए टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ पास इसकी PDF आपको अवेलेबल है, बिल्कुल आप वहाँ से ले सकते हैं। अब दूसरा यंत्र हम जो पढ़ेंगे यहाँ पास, मूविंग आयरन चल लौह यंत्र। तो यहाँ पास चल लौह यंत्र हम पढ़ेंगे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MI। तो MC टाइप हम पढ़ लिए, अब MI टाइप हम पढ़ने वाले हैं, मूविंग आयरन टाइप हम पढ़ने वाले हैं। तो जो मूविंग आयरन टाइप यंत्र होते हैं यह एक्चुअली में दो प्रकार से होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आयरन है वह मूव करता है, उसमें कुंडली मूव करती थी, इसमें आयरन मूव करेगा। तो इसमें जो यंत्र होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं। एक तो आपका जो पहला है वो होता है अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। यहाँ पास दो प्रकार से यंत्र होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि आपको बता दें कि इस यंत्र का जो यूज करते हैं हम AC और DC दोनों सप्लाई में करते हैं। इसका जो हम यूज करेंगे वो AC तथा DC
दोनों में इसका हम यूज करते हैं, जबकि परमानेंट वाले मैग्नेट मूविंग कॉयल का हम पीएमएमसी का यूज ओनली फॉर एसी में करते थे। तो इसका हम यूज करेंगे एसी और डीसी दोनों में करेंगे। अब हम समझते हैं कि अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम समझेंगे यहाँ पास पहला जो प्रकार है इसका, तो उसको हम समझने के लिए इसको हम मिटा देते हैं। अब इसमें यंत्र को हम देखेंगे कि इसकी कैसे संरचना होती है। तो इस यंत्र में हम सबसे पहले एक कॉइल को ले लेते हैं और यहाँ पास जो कॉइल होगी वह स्थिर प्रकार की कॉइल होगी। तो ये क्या होती है, स्थिर कॉइल होती है। और इसी कॉइल में हम क्या करते हैं, सप्लाई को देते हैं। इसी कॉइल से हम सप्लाई को देंगे। इसी कॉइल से हम सप्लाई को देंगे तो यहाँ पास से धारा प्रवाहित होगी आई, और यहाँ पास से धारा निकल के आ जाएगी आई। अब यहाँ से हमने धारा को प्रवाहित कराया। इसी के समीप मतलब पास में हम एक दूसरे मूविंग सिस्टम वाले पूरे यहाँ पास मूविंग सिस्टम वाले पूरे सिस्टम को मैंने रख दिया। और ये मूविंग सिस्टम वाला जो सिस्टम होगा ये आपका लोहा होगा। यह लोहा क्या करेगा, मूव करेगा, और इसी से जुड़ा होगा हमारा पॉइंटर। तो पॉइंटर जुड़ा होगा और यहाँ पास हमारे लगे होंगे स्केल लगे होंगे। तो यहाँ स्केल लगे होते हैं, तो यह स्केल यहाँ पास लगे हैं। स्केल अभी 0 पे होगा, 1 पे होगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। हमने क्या कर दिया, यहाँ पास नंबरिंग कर दिया इसका। अब यहाँ स्केल हमने लगा दिया, स्केल लगा दिया। इसमें हम यूज करेंगे डैम्पिंग। तो जो डैम्पिंग यूज करेंगे, ये कौन सी डैम्पिंग आपको दिख रही, तो यहाँ पास डैम्पिंग आपको दिखेगी, यह वायु अवमंदन, एयर टाइप डैम्पिंग आपको दिख रही होगी। तो यह हो गई आपकी वायु डैम्पिंग, वायु अवमंदन। तो वायु अवमंदन हो गया। और ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है, ये दिख रहा है चल लोहा, चलने वाला लोहा है। यह आपका अस्थाई स्थिर कुंडली है, स्थिर कुंडली है, एक किसी प्रकार से मूव नहीं करती, यह अस्थाई होती है। और यहाँ पास जो लोहा है ये चल लोहा है। और ये तो आपका सुई हो गया, इसमें बताने की बात नहीं, ये सब नई चीज़ नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि इसकी वर्किंग प्रोसेस को हम समझते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसमें होगा ये कि जब इस कुंडली से हम धारा को प्रवाहित कराएंगे तो इसके संपर्क में रखा है ये पूरा मूविंग सिस्टम। जब धारा प्रवाहित कराएंगे तो इस कुंडली में होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय फील्ड उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय फील्ड जैसे ही उत्पन्न होता है तो ये चल जो सिस्टम है, मूविंग सिस्टम है, उस मूविंग सिस्टम को लोहा है, चुंबकीय क्षेत्र एक लोहे को क्या करता है, खींचता है। तो इस लोहे के पूरे सिस्टम को खींचेगा। जैसे ही लोहे के पूरे सिस्टम को खींचता है तो ये सीधा ही पॉइंटर इससे कनेक्ट होगा, सुई कनेक्ट होगी, और वह सुई क्या करेगी, यहाँ पास मूव करेगी। मूव करेगी तो यहाँ पास हमारा पाठ्यांक जो है, रीडिंग जो है, तो जितने एम्पियर की यहाँ से धारा प्रवाहित होगी उतने ही एम्पियर की धारा को यहाँ पास शो करेगा। ये पॉइंटर यहाँ पास शो करता है। अब इसमें बात आती है कि क्या हम इसमें, स्प्रिंग तो हमको दिख नहीं रहा, तो क्या हम इसमें कंट्रोलिंग के लिए क्या ग्रेविटी या स्प्रिंग का यूज करते हैं। तो इसमें कंट्रोलिंग के लिए हम गुरुत्व नियंत्रण या फिर हम स्प्रिंग नियंत्रण, हम दोनों का यूज कर सकते हैं। तो इसको नियंत्रण के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, तो इसमें हम कमानी कहें तो स्प्रिंग का भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ इसमें हम ग्रेविटी कहें तो गुरुत्व का भी यूज कर सकते हैं। तो नियंत्रण के लिए
स्प्रिंग और गुरुत्व दोनों का यूज कर सकते हैं इसमें। लेकिन आपके ज़्यादातर पैनल में हम यूज किसका करते हैं, तो ज़्यादातर पैनल में हम इसका यूज करेंगे इसको। तो पैनल में ज़्यादातर हम इसका स्प्रिंग का कमानी का यूज करते हैं। इसके कार्य सिद्धांत को आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, इसको खींच लिया, अट्रैक्शन कर लिया, मतलब आकर्षण कर लिया। तो आकर्षण टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो कुछ इसी प्रकार से यह काम करते हैं। अब इसमें हम दूसरा देखेंगे, इसमें जो रिपल्सन टाइप होता है तो वह रिपल्सन टाइप कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पास जो दूसरा हमारा यंत्र होगा रिपल्सन टाइप। तो रिपल्सन टाइप जो प्रतिकर्षण टाइप यहाँ पास यंत्र होगा वो कैसे कार्य करेगा, तो वो कार्य करेगा, देखते हैं कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पास हमने क्या किया, सबसे पहले कुंडली को बना लिया। ये हमारी हो गई अस्थाई कुंडली हो गई। ये हमारी अस्थाई कुंडली हो गई। अब इस कुंडली के मध्य में हम क्या करेंगे, इस कुंडली के मध्य में हम घूमने वाले भाग को रखेंगे। तो घूमने वाला भाग को हम यहाँ पास रखेंगे और घूमने वाला जो भाग होगा तो यहाँ पास होगा चल लोहा। लोहा ही यहाँ पास चलेगा, इसलिए इसको हम चल लोहा नाम दिए हैं। और यहाँ से हम इसके निकाल लेंगे पॉइंटर को और यहाँ पास हम इसके पाठ्यांक को दर्शा देंगे। यहाँ पास पाठ्यांक को इसके हम दर्शा देते हैं। अब यहाँ पास ये जो चल लोहा है, इस चल लोहा के संपर्क में हम लाते क्या हैं, लाते हैं एक लौह के टुकड़े को। तो चल लोहे के संपर्क में हम एक लौह के टुकड़े को लाते हैं और ये हमारा हो गया लौह का टुकड़ा। इसी के समांतर में हम क्या करेंगे, एक और लोहे के टुकड़े को हम लाएंगे। तो इसी के समांतर में हम एक और लोह के टुकड़े को हम लगा दिए। यह जो लोह के टुकड़े के हम समांतर में लगाए हैं तो ये कॉइल कैसी है, ये कॉइल है हमारी स्थिर कुंडली है। तो ये स्थिर कुंडली हो गई। और ये जो लोहा लगा है तो ये लोहा भी कैसा है, स्थिर है। क्योंकि स्थिर कुंडली के साथ लोहा भी कैसा होगा, स्थिर होगा। तो यह लोहा भी स्थिर है। लेकिन ये वाला जो लोहा है तो ये लोहा स्थिर नहीं है। तो ये कैसा है, चल लौह है। तो ये लोहा चल लौह है। तो इतनी सारी चीज़ यहाँ पास हो गई। अब इसको हम देखें थोड़ा जूम करके कि एक्चुअली में ये जो दोनों लोहा है तो ये कैसे रखे हैं, कैसे दिखते हैं। तो इसका हम दूसरा ड्राइंग बनाते हैं यहाँ पास कि ये लोहा कैसे दिखता है। तो ये लोहा दिखेगा आपका कुछ इस प्रकार से। ये हो गया। और यहाँ पास ये हो गया। ये पूरा इसका सिस्टम हो गया। तो ये वाला जो हमको दिख रहा है ये क्या होगा, हमारा चल लोहा होगा। और जो ये आपको जीव के आकार का ये बड़ा वाला लोहा दिख रहा ये होगा हमारा स्थिर लोहा होगा। ये होगा हमारा स्थिर लोहा होगा। ये स्थिर लोहा है और ये वाला क्या है, चल लोहा है। इसका जो शेप होता है, आकार होता है, वो कैसा होता है, जीभ टोंग के आकार का इसका शेप होता है। तो इसका जो आकार है वो कैसा होता है,
जीभ के आकार का इसका शेप होता है। तो यहाँ पास एक हम इस लोहे को रख दिए, ये वाला हो गया चल लोहा, और इस लोहे को हमने रख दिए, ये पूरा यहाँ पास जो दिख रहा है वो स्थिर प्रकार के लोहा है। तो दो लोहे को यहाँ पास हमने रख दिया। अब इसमें होता क्या है, यह कार्य कैसे करता है, इसको हमको देखना है कि भाई कैसे ये कार्य करता है। तो इस कुंडली में हम क्या करेंगे, अब धारा को प्रवाहित करेंगे, जिस धारा को हमको मापना होता है। तो जिस धारा को हमको मेज़र करना होगा इस कुंडली से हम प्रवाहित करेंगे। इस कुंडली में क्या होगी, अब धारा प्रवाहित होगी। जब धारा प्रवाहित होगी तो इस कुंडली में उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो कैसे होगा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में से हमको निकलेगी चुंबकीय बल रेखाएं, लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलती हैं तो यहाँ से हमारी कुछ इस प्रकार से जाएंगी इधर, तो इधर साइड जाएंगे। इसको हम ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाओं को नहीं बना रहे हैं, नहीं तो आपका ड्राइंग दिखने में ख़राब हो जाएगा। फिर भी लाइन तो खींचना है तो खींच देते हैं। तो ये जाती है हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। ये चुंबकीय बल रेखाएं जो जा रही हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पास हमारा मूविंग सिस्टम है, चल लोहा है, इसमें हम एक लोहे के टुकड़े को जोड़ा है। तो उस लोहे के टुकड़े में हमारी वही चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं इस दूसरे लोहे के टुकड़े में जा रही हैं। कहने का मतलब कि जो इधर से चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी वही इस चल लोहे में भी जाएंगी और वही चुंबकीय बल रेखाएं इस स्थिर लोहे में भी जाएगी। तो इस पूरे सिस्टम कुंडली के मध्य में हमने रख दिया मूविंग सिस्टम को। तो उस लोहे में हमारी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। वह चुंबकीय बल रेखाएं यदि इस लोहे में n ध्रुव बनाती हैं तो इस दूसरे भी लोहे में क्या बनाएगी, n ध्रुव बनाएंगे। चूँकि सेम वही चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो यहाँ से गुजर रही, वही चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से भी गुजर रही हैं। तो जो इस लोहे के टुकड़े में n बनाएगी वो यहाँ भी n बनाएगी। यही चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यदि इस लोह के टुकड़े में s बनाती हैं तो इस लोह के टुकड़े में वही चुंबकीय बल रेखाएं s ध्रुव बनाएंगे। तो यहाँ पास समान प्रकार के n और यहाँ प्रकार से समान प्रकार के s ध्रुव, दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये हम मान लिए थे कि ये कैसा है, ये हमारा है यहाँ पास चल लोहा है। तो चल लोहा यहाँ पास हमने जो देखा तो इसमें क्या बना, हमारा n ध्रुव बना। और ये जो स्थिर लोहा है तो स्थिर लोहे में भी हमारा क्या बना, n ध्रुव बना। इधर देखें हम तो चल लोहे में s ध्रुव बना, तो चल लोहे में s ध्रुव बना। तो वही चुंबकीय बल रेखाएं इस अस्थाई लोहे से भी गई, स्थिर लोहे से गई, तो वहाँ भी हमारा s ध्रुव बना। तो इस प्रकार के समान ध्रुव वाले लोहे के जो टुकड़े दो हम लगाए हैं तो उस लोहे के टुकड़े में समान ध्रुव वाले यहाँ पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गए। अब जो चुंबकीय क्षेत्र समान ध्रुव वाले उत्पन्न हो गए तो उस चुंबकीय क्षेत्र के वजह से यहाँ पास जो दो ध्रुव उत्पन्न हो गए एक दूसरे को वो क्या करेंगे, समान चुंबकीय क्षेत्र वाले जो ध्रुव होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पास फिर क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करेंगे। इनका जो प्रतिकर्षण होगा तो इसमें चुंबकीय धारा, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उस विद्युत धारा से प्रवाहित होने की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की जो पावर होगी, जो सामर्थ्य होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यह कितना यहाँ पास विक्षेपण होता है, कितना यहाँ पास डिफ्लेक्शन होता है। तो धारा के जस्ट अनुक्रमपाती होगा, लेकिन यहाँ पास धारा के अनुक्रमपाती इसका स्केल नहीं होता है। अभी बताएंगे इसके जब टार्क की हम बात करेंगे। तो इसकी वर्किंग प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। हमें थोड़ा देख लें कि वीडियो आपका बराबर चल रहा। ओके, वीडियो आपका बढ़िया चल रहा, बराबर चल रहा। तो यहाँ पास ये पूरी चीज़ इसकी आपकी रिपल्सन टाइप जो यंत्र है तो इस रिपल्सन टाइप यंत्र की पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम बात करेंगे क्या, छोटी छोटी चीज़ों को हम बात करते हैं कि इसमें क्या, इसको हम इरेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसमें हम छोटी बात करें, शॉर्टकट में बात करें कि इसमें जो हमने डैम्पिंग का यूज किया है वो किस प्रकार से डैम्पिंग है। तो यहाँ पास जो हमने
डैम्पिंग का यूज किया है वो एयर डैम्पिंग है। कैसी डैम्पिंग है? एयर डैम्पिंग है। तो यहाँ पास वायु अवमंदन है। और दूसरी चीज़ यहाँ पास हमने क्या यूज किया? हाँ, इसमें जो हमने यहाँ पास देखें तो स्प्रिंग की जो हमने यूज किया कंट्रोल के लिए, तो कंट्रोलिंग के लिए हमने क्या यूज किया? यहाँ पास स्प्रिंग को यूज किया, स्प्रिंग यूज किया। अब जो इसमें तीसरा चीज़ हम देखेंगे कि जो इसका डिफ्लेक्शन होता है, विक्षेपण होता है, तो विक्षेपण किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है, डिफ्लेक्शन विक्षेपण होता है टी डी होता है। तो टी डी जो आपका अनुक्रमणपाती होगा, यहाँ पास प्रवाहित धारा के अनुक्रमणपाती होगा। तो प्रवाहित धारा के अनुक्रमणपाती होगा, लेकिन इसमें धारा का जो स्क्वायर होगा, धारा का जो वर्ग होगा उसके अनुक्रमणपाती होगा। और यहाँ पास जो धारा होगी वो 1/2 आई स्क्वायर के अनुक्रमणपाती होगा। और इसमें होता क्या है? इसमें हमने कुंडली जो लगाया है, तो इस कुंडली में होगा हमारा यहाँ पास डी एल डी थीटा। तो डी एल डी थीटा क्या है? यहाँ पास डी एल डी थीटा जो कुंडली हमने लगाया तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। और थीटा जो यहाँ पास पॉइंटर है, तो पॉइंटर जो घूमता है तो उसके बीच का एंगल है। तो यहाँ पास डी एल और डी थीटा क्या है? तो पॉइंटर विक्षेपण, विक्षेपण के साथ स्वप्रेरकत्व इंडक्टेंस, विक्षेपण के साथ स्वप्रेरकत्व की दर में परिवर्तन, यहाँ पास डी एल और डी थीटा है। विक्षेपण के कोण के साथ, कोण यहाँ पास लिख लें, कोण। तो यहाँ पास ये चीज़ है। अब इसमें आपको सीधा पता चल रहा होगा कि जब टार्क डिफ्लेक्टिंग टार्क सीधे ही अनुक्रमणपाती होता है तो वह उसमें स्केल जो यूज होता है वो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पास कोई भी स्केल हमारी यूनिफॉर्म नहीं होने वाली, चूँकि इसमें जो हमने देखा कि इसका डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो अनुक्रमणपाती है किसके? आई स्क्वायर के। तो यहाँ पास आई स्क्वायर के है तो इसमें यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पास जो हमारा पैमाना होता था उसकी लंबाई जो होती थी सेम होती थी, लेकिन यहाँ पास सेम होने वाली नहीं है चूँकि अनुक्रमणपाती है। तो इसका जो स्केल होगा वह नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसे होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। इससे हमको ये पता चल गया। यहाँ पास जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है, तो फिर कंट्रोलिंग जो टार्क है वो किसके अनुक्रमणपाती होगा? वो होगा हमारा कंट्रोलिंग टार्क, यहाँ पास अनुक्रमणपाती होगा जो स्प्रिंग है। तो यहाँ पास स्प्रिंग जो है, तो यहाँ पास कंट्रोलिंग टार्क लगाएं तो वो थीटा अनुक्रमणपाती होगा कंट्रोलिंग टार्क। जब डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क दोनों इक्वल हो जाएंगे तब होगी हमारी सुई यहाँ पास स्थिर होगी। फिर हमारा जो थीटा है तब अनुक्रमणपाती हो जाएगा आई स्क्वायर के अनुक्रमणपाती हो जाएगा /2, तो इसके अनुक्रमणपाती हो जाएगा। तो यहाँ पास जो हमने स्केल यूज किया वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो स्केल इसका कैसा होगा? स्केल इसका नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इसका स्केल कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्केल होगा यहाँ पास। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पास समझ में आ गई होगी पूरी चीज़। तो इसके स्केल जो नॉन यूनिफॉर्म होता है तो इसके एमआई जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसका जो शुरुआती का सिरा होता है और अंतिम का सिरा होता है, यहाँ पास जो स्केल इसका होता है वो कैसा होता है? सघन होता है। तो यहाँ पास कैसा होगा? सघन होगा।
सघन होगा, इसका स्केल कैसा होगा, सघन होगा, शुरू में और अंतिम में। ये इंस्ट्रूमेंट एमआई इंस्ट्रूमेंट की यह खासियत होती है कि शुरू में और इसका अंतिम में जो स्केल का सिरा होता है वो कैसा होता है, सघन होता है। इतनी सारी चीज़ आपको यहाँ पास देखना था। अब इस इंस्ट्रूमेंट के हम लाभ की बात करते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट के क्या लाभ होते हैं। सबसे बड़ा लाभ हमको जो ये है यहाँ पास एडवांटेज है कि इसको हम दोनों सप्लाई में, एसी और डीसी दोनों सप्लाई में यूज कर सकते हैं। वह यंत्र जो PMMC था, वह यंत्र कैसा था, महंगा था, लेकिन उसके अपेक्षाकृत यह यंत्र कैसा है, सस्ता है। यह यंत्र सस्ता है। वह यंत्र क्या था, यांत्रिक रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन यह यंत्र क्या है, यह यंत्र यांत्रिक रूप से मजबूत है, ठोस है, अच्छा खासा जबर है, मजबूत है। तो इस यंत्र की यह खासियत हो गई, इस यंत्र की यह लाभ हो गए। अब इसके कुछ दोष भी हैं, तो इसके दोष क्या हैं, तो इस यंत्र में जो हमने लगाया यहाँ पास चुंबकीय फ्लक्स जो हम यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र जो इसका है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो प्रभावित करेगा, उसको हमने बोला था, क्या बोला था, पथभ्रष्ट स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड बोला था। तो इसमें स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होता है, पथभ्रष्ट स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इसमें होता है। तो इसके दोष में क्या था, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसमें स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होता है। शैथिल्य त्रुटि भी होती है। शैथिल्य त्रुटि क्या होती है उसको हम आगे बताएंगे, लेकिन इसमें शैथिल्य त्रुटि भी होती है। फ्रीक्वेंसी एरर भी इसमें होता है। इसमें आवृत्ति त्रुटि भी होती है, आवृत्ति त्रुटि भी होती है और फ्रीक्वेंसी त्रुटि भी इसमें होती है। और इसमें टेम्परेचर एरर भी होता है। क्या होता है, टेम्परेचर एरर भी होता है। इसको हम लिखें तो क्या क्या होता है इसमें, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी एरर हो गई, टेम्परेचर एरर हो गया, और इसमें हिस्टेरेसिस हो गई, मतलब शैथिल हो गई, शैथिल त्रुटि। तो इसमें ये सारी त्रुटियां होती हैं। अब इन त्रुटियों के बारे में क्या होती हैं त्रुटि, हम इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और अभी बहुत सारी चीज़ें आपके हम चर्चा करने वाले हैं। अभी मैं इसलिए क्लास को पूरा यहाँ पास कंप्लीट मान के रख रहा हूँ, क्योंकि अभी जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, वो बाहर कर रहा हूँ रूम के, और रूम के बाहर बारिश होने लगी। तो ऐसे में हमारा फ़ोन गीला हो रहा है और मेरी यहाँ पास नुकसान हो जाएगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप बाकी नेक्स्ट क्लास में अभी लाने वाला हूँ वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही अच्छे से समझते हैं और फिर पढ़ेंगे आपके साथ। बाय बाय, अपना ख्याल रखें आप, और अपने से बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ऊर्जा, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। बाय बाय।